जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में हुआ संशोधन। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल को किया और मजबूत। एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल। नई औद्योगिक नीति से प्रभावित हुए मुथैया मुरलीधरन। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर रहे हैं। करोड़ का निवेश। कठुआ के भागथली में 205 कनाल जमीन हुई आवंटित। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेट का निवेश। आईबी से सटे इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद। एसओजी लगातार चला रही अपना सर्च ऑपरेशन। सीमावर्ती इलाकों में लोगों को ले रही विश्वास में। संदिग्धों की निशानदेही पर सूचना देने का वाहन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी अब दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है, जहां पर गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया है, जिससे कि पूर्ववर्ती राज्य के उपराज्यपाल की कुछ शक्तियां बढ़ाई गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 द्वारा यहां पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम में संशोधन को अपनी मंजूरी दी है। बता दें कि यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो यहां पर शक्तियां हैं, उसकी जो पावर्स हैं, उन्हें बढ़ाया गया है। और वहीं पर अगर बात करेंगे तो जिससे कि उपराज्यपाल की कुछ शक्तियां बढ़ाई गई है। क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले अपडेट करेंगे कि कौन सी पावर्स जो है वो यहाँ पर उपराज्यपाल की झोली में आई है। बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की यहाँ पर धारा 55 की जो शक्तियां हैं उसको प्रयोग करते हुए नियम में संशोधन किया है। उस नियमों को संशोधन करने की मंजूरी भी यहाँ पर दी गई है। बता दें कि इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है और तमाम तरीके की पावर्स अब एलजी की झोली में आ चुकी हैं। यहाँ पर एलजी को पावर्स दी गई हैं ट्रांसफर्स करने की। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो डीसीज हैं और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रांसफर्स करने की भी पावर यहाँ पर एलजी को दी गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की क्या कुछ यहाँ पर अहमियत रहने वाली है, वो देखने वाली बात है। जहां पर हमने देखा कि केंद्र सरकार लगातार यहां पर फैसले लिए जा रही है, जहां पर कि हमने आपको पहले भी अपडेट किया था, लगातार मोदी 3.0 आने के बाद तमाम तरीके के बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं, जहां पर कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी अब फैसला लिया गया है, जहां पर कि दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली गई है और तमाम तरीके की पावर्स, तमाम तरीके की जो शक्तियां हैं उनमें संशोधन किया गया है। एलजी की शक्तियों को यहाँ पर बढ़ाया गया है। बता दें कि अभी के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने भी इस पर जानकारी दी है। उन्होंने यहाँ पर बताया है जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उनकी जो शक्तियां है वो बढ़ाई हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सरकार जो है वो यहाँ पर काम करेगी, क्या सरकार की कितनी अहमियत रहने वाली है, वो भी देखने वाली बात होगी। तमाम तरीके के ट्रांसफर्स यहाँ पर जो है वो एलजी करेंगे और अन्य जितनी भी पावर्स यहाँ पर दी गई हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, यहाँ पर बताइएगा कौन कौन सी पावर्स इसमें ऐड ऑन की गई हैं? देखिए शिपन, बड़ी बात यह है कि इस आदेश के साथ एक संकेत बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया इससे देश। दूसरा बड़ा देश है कि उपराज्यपाल कोई भी होगा, मनोज कुमार सिन्हा हो या किसी और उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का होगा, उसके पास ताकतें यानी शक्ति उनकी बढ़ा दी गई है। बड़ी बात यह है कि जो भी ट्रांसफर्स करनी हो, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, डिप्टी कमिश्नर हो, कमिश्नर सेक्रेटरीज हो, उनकी जो भी ट्रांसफर और नियुक्तियां होंगी उस पर सबसे ज़्यादा राइट्स जो होगा वो उपराज्यपाल का होगा। और उपराज्यपाल को जीएडी कमिश्नर सेक्रेटरी एक जो आदेश बना कर देंगे वो सीधा चीफ सेक्रेटरी को देंगे और चीफ सेक्रेटरी जो है उस आदेश को उपराज्यपाल के समक्ष रखेंगे और उसके बाद उसमें तबादले किए जाएंगे। शायद यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला ने पहले ही ये फैसला ले लिया था कि वो विधानसभा के चुनाव तक नहीं लड़ेंगे जब तक फुल फ्लेज
स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया जाता। फुल फ्लैट स्टेटहुड का दर्जा ये होता है कि आपको पूर्ण राइट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल्ली की तरह राइट्स मिले और आए दिन एलजी और सीएम के बीच में कन्फ्लिक्ट जारी रहे। तो ये मुझे लगता है कि एलजी और सीएम के बीच में कन्फ्लिक्ट जारी रहेगी, शायद यही देख करके उमर अब्दुल्ला ने चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया था। और आज उमर अब्दुल्ला ने इस पर रिएक्शन भी जताया है। उन्होंने ट्वीट किया एक्स करके, उन्होंने बताया है कि एक चपरासी की नियुक्ति के लिए भी, एक चपरासी के तबादले के लिए भी, पियोन के तबादले के लिए भी हमें एलजी के पास गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एलजी को पावर्स दी गई हैं। उसका एक ये भी वजह हो सकती है कि अभी भी केंद्र सरकार को लगता है कि कुछ और कश्मीर में काम करने की जरूरत है। जी शिपन। विनोद जी, यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो विपक्ष है, जो दूसरी पार्टीज हैं, वो लगातार कटाक्ष कर रही हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है, जिस तरीके से ये भी साफ किया गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो पे यहाँ पर उनके द्वारा जो भी काम किए जाएंगे उन पर भी एलजी की मंजूरी जरूरी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में कितनी अहमियत इस नए संशोधन की रह सकती है? क्या ये डेमोक्रेसी में ये इतना बड़ा फैसला लेना सही है? देखिए शिपन, जो मोटे मोटे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया या फिर कमिश्नर सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, ये सारे उनके पास है। फिर एंटी करप्शन ब्यूरो करप्शन पर अंकुश लगा रहे, इसको लेकर के भी ये राइट्स जो है उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के पास है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अभी भी जम्मू कश्मीर यूटी में कुछ और काम करने की जरूरत है। शायद केंद्रीय गृह मंत्रालय, यहाँ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने ये सोच करके इन राइट्स को है ज़्यादा एक्सटेंड किया और ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत जो है उपराज्यपाल को बनाया है। और मुझे लगता है कि इससे ये साफ संकेत जाता है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माइंड बना लिया है कि कहीं ना कहीं जल्द चुनाव करवाए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सितंबर 2024 से पहले एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ 20 जून को यहाँ पर कश्मीर से जब आह्वान किया था तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि अब जम्मू कश्मीर को नई चुनी हुई सरकार दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेल खा रही हैं और जिसकी वजह से ये आदेश जारी किया गया। विनोद जी, आखिरी सवाल यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर पावर्स दी गई हैं एलजी को, तमाम पावर्स जो एलजी की झोली में डाली गई हैं और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां जो है वो एलजी की रहेंगी। वहीं पर अगर यहाँ पर चुनी हुई सरकार जिस तरीके से बनने वाली है, कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में जब भी इलेक्शंस होंगे, यहाँ पर एक नया सीएम आएगा, तो यहाँ पर चुनी हुई सरकार की क्या कुछ अहमियत रह जाएगी जब सभी फैसले एलजी लेंगे? अच्छा सवाल पूछा आपने, यानी कि आप एक चीफ मिनिस्टर देंगे, एक सरकार देंगे, आपके पास कैबिनेट भी होगी, लेकिन कैबिनेट के पास कितने राइट्स होंगे ये बड़ा, उनके राइट्स को बड़ा कन्फाइंड कर दिया गया है, महदूद कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है। और शायद यही कारण है कि कुछ बड़े नेता इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर कन्फाइंड हमारे पास पावर्स नहीं रहेगी, हमारे पास शक्ति नहीं रहेगी, ताकतें नहीं रहेगी, तो हमारा चीफ मिनिस्टर बनना या कैबिनेट मिनिस्टर बनने से क्या लाभ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाए और जो चुनी हुई सरकार हो एटलीस्ट उनके पास भी कोई राइट हो। लेकिन शिपन, आज जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि यहाँ पर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव होने चाहिए और विधानसभा जो आए उसके पास भी कुछ पावरें होनी चाहिए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विनोद कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पर हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से एलजी की पावर्स को जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से जो विपक्ष है वो यहाँ पर इस पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं और तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की जा रही है, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर इलेक्शंस हो सकते हैं और एक चुनी हुई सरकार जब यहाँ पर आएगी तो उसकी अहमियत पर तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर अनुच्छेद 370 से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की नई औद्योगिक नीति से श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मथुया मुरलीधरन भी प्रभावित दिख रहे हैं। उन्हें कठुआ के भागथाली में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए लगभग 25 एकड़ यानी कि 205 कनाल जमीन आवंटित की गई थी। अब यहां पर प्लॉट लगाकर वो जम्मू कश्मीर में लगभग 1644 करोड़ का जो निवेश करने की तैयारी है वो यहां पर कर रहे हैं। इस पर हम जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताएगा क्या है ये पूरा मामला?
देखिए शिपन, कठुआ की धरती पर अब कठुआ की जो धरती है वो अब नया औद्योगिक हब बनने जा रही है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में उद्योग नीति में जो बदलाव किए कि उसका परिणाम है, जहाँ पर लगातार औद्योगिक इकाइयों का हब बनता जा रहा है और जहाँ पर देश विदेश से लोग आ रहे हैं। अब श्रीलंका के जो सबसे प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज थे मथैया मुरलीधरन, जो पूर्व क्रिकेटर थे, वह कठुआ में 1642 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए बागथली जो नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है कठुआ में, वहां पर उनको 205 कनाल भूमि जो है वो आवंटित की गई। जनवरी माह में उन्होंने ऑनलाइन इस पे आवेदन किया था और उसकी मंजूरी मिलने के बाद अब अगली औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए वह आएंगे। और यहाँ पर उन्होंने एक बार पहले आए थे और यहाँ पर भूमि का मुआयना भी कर चुके हैं। और मुथैया मुरलीधरन जैसे विश्व प्रसिद्ध लोग अगर कठुआ की धरती पर आकर इस तरह से अधिक जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विदेश से जो NRIs हैं, जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, वह भी यहाँ पर आकर अपना उद्योग लगाएंगे और जम्मू कश्मीर की तरक्की में को चार चांद लगेंगे। तो इस तरह से जब इस संबंध में जब कठुआ के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के जनरल मैनेजर प्रेम सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जनवरी में उन्होंने आवेदन किया था, अभी उनकी प्रक्रिया प्रस्ताव उनका मंजूरी मिल चुकी है और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का एक यूनिट जो है वो वहां पर लगाने जा रहे हैं, जिसमें 1642 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। और बागथली एक ऐसा इलाका है जो पंजाब की सीमा के साथ लगता रावी दरिया के किनारे का इलाका है, क्योंकि पहले इस इलाके को विकसित नहीं किया गया था। जब 2014 के चुनावों के बाद वहां पर 165 करोड़ रुपए से एक रावी पर नया पुल तामीर किया गया, तो उसके बाद से इस इलाके के दिन जो है बहुर गए और यहाँ पर लोग लगातार जो उद्योगपति हैं वहां पर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं वो लग रहे हैं और जिसके कारण कठुआ को इकोनॉमिकली कठुआ की बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर की जो उद्योग नीति है उसमें काफी बदलाव हुए हैं, जिसमें जो बाहर का रंजीव यहाँ पर बताएगा अब इन सभी चीजों से किस तरीके का फायदा स्थानीय लोगों को, स्थानीय जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ के लोगों को, बिजनेसमैन को किस तरीके का फायदा देखने को मिलेगा? देखिए बिजनेसमैन को तो फायदा है ही, उसके साथ साथ जो आम लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा यूनिट अगर लगेगा तो रोजगार भी पैदा होंगे। रोजगार से लोगों का आर्थिक रूप से लोग संपन्न होंगे और लोगों का जीवन यापन भी जो है वो अच्छा होगा। तो इसके चलते वहां पर लगातार जो औद्योगिक नीति जो सरकार ने जम्मू कश्मीर में बनाई है उसका ये फायदा मिल रहा है और जहां पर इस तरह के उद्योग लगने से काफी लोगों का जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में काफी बेहतरी आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर अपडेट कर रहे थे इस खबर के हवाले से। तो इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। एसओजी लगातार इन इलाकों में गश्त लगाकर यहाँ रहने वाले लोगों को विश्वास में ले रही है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाकर लोगों से संदिग्धों की निशानदेही कर सुरक्षा बलों को सूचित करने का आह्वान किया जा रहा है। जिस तरीके से हम बात करें जिला सांबा की और इसके आसपास सटे इलाकों की, खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बिट के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, जिसके चलते कि यहाँ पर एसओजी की टीम, सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम सिक्योरिटी एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी लोग मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। गश्त यहाँ पर तेज कर दी गई है। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी सिक्योरिटी एजेंसीज एकजुट होकर काम कर रही हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी टेंस चल रही है और इसी के साथ साथ यात्रा भी जारी है, अमरनाथ यात्रा भी जारी है, जिसके बाद की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद देखने को मिल रही है। तो इस पर जानकारी देने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, जिस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास इन्फिल्ट्रेशन बिट के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, इसके चलते वहां पर चाक चौबंद जो है वो सुरक्षा कर दी गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो जम्मू खित्ते में हालात बने हुए हैं, कठुआ के बदनौता इलाके में हुए आतंकी हमले को लेकर बात कर लें या फिर डोडा में हुए आतंकी हमले को लेकर बात कर लें, तो कहीं ना कहीं एक शक की सुई जो रहती है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सीमा पार से हुई है, घुसपैठ यहाँ से हुई है, उसी को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो सटे इलाके हैं उनमें लगातार व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसमें एसओजी की टीमों के साथ साथ बीएसएफ की टीमें भी शामिल हैं और तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई सस्पिशियस चीज ना यहाँ पर गिरी हो, वो चाहे हम ड्रोन के माध्यम से अगर बात कर लें या फिर इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास ना हुए हो, यानी संदिग्ध मूवमेंट ना हो, उसी को लेकर यहाँ के जो इलाके हैं वहां के लोगों को भी समझाया जा रहा है कि अगर ड्रोन की ड्रॉपिंग कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर गिरती है तो उसको लेकर फौरन जो है वो इतला सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाए। तो उसी को लेकर एक प्रोसेस लगातार चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। आप भी देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो हालात हैं उन्हीं को देखते हुए लगातार अपना जो प्रोसेस है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है, यानी सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा हो या फिर हाईवे की सुरक्षा हो, हर तरफ इस समय जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं और पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक कोशिश है कि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो उन हालातों को किस तरह से काबू करना है, उसी रणनीति के तहत उसी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। और जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग भी हुई है तो हाई लेवल मीटिंग में भी तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा की गई है, तो उसी को देखते हुए अब जो है एक रणनीति तैयार करके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम देते नजर आ रहे हैं और इस सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे कई अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से लॉन्च किया गया। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से अपडेट कर रहे थे, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स ट्रैक की गई हैं, जिसके बाद कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। इसी बीच मुगल रोड के हवाले से बात करेंगे, जहां पर मुगल रोड के पनाड़ इलाके में बीती रात सड़क हादसे में एक महिला और उसके बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने मुगल रोड की ओर जाने वाली सभी वाहनों की जांच के लिए अभियान छेड़ दिया है। यहां पर सुरनकोट में नाकेबंदी कर मुगल रोड की ओर जाने वाले वाहनों के सभी दस्तावेज और वाहन चालकों के भी लाइसेंस आदि चेक किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर काम किया जा रहा है क्योंकि कल देर शाम को रात को एक सड़क हादसा पेश आता है जिसमें कि एक महिला की जान चले जाती है और साथ ही साथ उसका बच्चा भी जान गंवा बैठता है। तो इस पर जानकारी देने के लिए आकाश मलिक सुरनकोट से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी शिपन, मैं आपको बताता चलूं, ये तारीखी मुगल शाहरा पे देर शाम के है जो एक बलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हुई जिसपे 8 लोग सवार थे, 5 बच्चे और 3 और भी लोग थे, जिसमें एक माँ और एक उसके बच्चे की जान जो है इस शाहरा पर देर शाम गई जो है सुरनकोट में लाया। वहां जो है एज पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से जब बात हुई उन्होंने कहा ये बहुत डेड है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, ये तारीखी शाहरा है, इस पे जो है गाड़ी की रफ्तार तेज थी या इस तरीके का कोई मामला अभी सामने नहीं आया है। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों से देर शाम गई भी इस शाहरा पर जाने वाले लोगों से बात हुई। उनका साफ लफ्जों में कहना था कि सरकार को कई बार कहा कि यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए और सबसे बड़ी बात 108 एम्बुलेंस, क्योंकि इस शाहरा पर एम्बुलेंस 108 नहीं थी। हालांकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने पिछले 2 महीने पहले एक ऑर्डर किया था कि 108 एम्बुलेंस जो स्टैंड बाई मुगल रोड पर रहेगी, क्योंकि ये जो शाहरा है काफी डेंजरस है। पिछले 2 दिन पहले भी पनार के मकाम पे लैंडस्लाइड आने की वजह से 4 से 5 घंटे ये शाहरा बंद भी रही। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हिदायत पे मुगल रोड डिपार्टमेंट ने मशीनरी लगाई, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि टायर जो वहां पे जो एक पीडब्ल्यूडी के जेई है उन्होंने फौरी वहां पे मशीनरी लगा के वो क्लियरेंस किया था। लेकिन इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात करें, ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर से सतर्क हो चुकी है और इस वक्त सुरनकोट के डिफरेंट इलाका है, ये वही इलाका है जहाँ इसी रोड से सीधा मुगल रोड को कनेक्ट करते हैं और जितनी भी गाड़ियां हैं, कई सारी गाड़ियां जो आज सुबह यहाँ सीज भी की गई, लेकिन लोगों की तरफ से एक सवाल जरूर उठाया है कि ये गाड़ियां पहले सीज होनी चाहिए थी। आज एक्सीडेंट के बाद जो है ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगाया, तो इस तरीके के नाके दोबारा नहीं ताकि हमेशा लगने चाहिए। वहीं पे एक और भी मांग किया जम्मू कश्मीर पुलिस एसएसपी पुंछ से लोगों ने मांग किया है कि इस शाहरा पर एक स्पेशल जो है QRT रहना चाहिए। जिस तरीके से जम्मू पुंछ हाईवे पे एक QRT की टीम जो है 24/7 वहां पे तैनात की गई है। तो कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए मौजूदा एसएसपी पुंछ युगल मनाश जी से रिक्वेस्ट की है कि इस शाहरा पर भी एक QRT टीम, पुलिस की टीम जो है वहां पे रखी जाए और एक गाड़ी भी रखी जाए
ताकि कोई भी एक्सीडेंट हो उसकी सूचना पुलिस को मिले और फौरी रेस्क्यू करके उनको जो है अगली जगह तक पहुंचाया जाए। शिपन। ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आकाश मलिक यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि अब ट्रैफिक पुलिस सुरनकोट में और पूरे पुंछ जिले में हरकत में आ चुकी है, क्योंकि कल देर शाम को एक हादसा पेश आया जिसमें कि 2 व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिसमें कि एक महिला और एक बच्चा शामिल था। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ई चलानिंग को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सिविल सोसाइटी और ट्रांसपोर्टरों की बार बार शिकायत के बाद डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें कि ऑल जेएनके ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल जेकेयूटी ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ई चलानिंग को लेकर अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कि प्रशासन ने ई चलानिंग के माध्यम से आरसी सहित वाहनों के अन्य दस्तावेज रद्द करने पर रोक लगा दी है। वहीं पर ट्रांसपोर्टरों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत कर एलजी और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी ने मीटिंग ली है, उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ साहबान, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सब उपस्थित थे। उसमें कोई वीसी में था, कोई फिजिकली था। सो कल ही उन्होंने पूरी हमारी बातचीत सुन के, प्रॉब्लम्स को सुन के ये डिसाइड किया कि ई चलान जो है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। वो अवेयरनेस की यहाँ ट्रांसपोर्टरों में कहीं है कमी है, वहीं ई चलान करने वालों में भी अवेयरनेस की कमी है कि मोबाइल से 200 मीटर से दूर से जाके चलान किए जाएं और वो चलान हो, और जिसको एक्यूज बनाया जा रहा है, जिसको गुनाहगार बनाया जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरा चलान हुआ है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।